गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स फार्मास्यूटिक्स में। इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं। टुडे इज द लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर किया था फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स की कुछ डेफिनेशंस कवर की थी, जिसमें हमने 10 डेफिनेशंस कवर की थी। और आगे अब मैं नेक्स्ट 11th डेफिनेशन से कंटिन्यू करना चाहूँगी। Now next definition is the colloidals. Colloidals क्या होते हैं? Colloidals are the liquid. These are the liquid pharmaceutical dosage forms which are applied on the skin. These contain nitrocellulose in ether plus ethanol, and nitrocellulose acts as a film former and castor oil acts to produce the flexibility. These are mainly applied externally on the skin, can be used medicated पर्पस और कैन बी यूज्ड फॉर द नॉन मेडिकेटेड पर्पस। एक्चुअली कोलॉइडेंस है क्या चीज? कोलॉइडेंस एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जो हम स्किन के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नली हम स्किन के ऊपर इसकी एक फिल्म फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करते हैं कि इसकी एक फिल्म हमारी स्किन के ऊपर बन जाए। इसको हम मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मेडिकेटेड पर्पस में जो हम इसको यूज कर सकते हैं वो हम यूज करते हैं कोई स्मॉल कट्स के लिए। अगर स्किन के ऊपर कोई छोटे छोटे कट्स हैं, कोई छोटे घाव हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और नॉन मेडिकेटेड पर्पस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि स्किन में अगर आपने लॉन्ग टाइम के कांटेक्ट में रखना है स्किन के साथ तो दोनों पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसमें मेनली कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें एक तो इसके अंदर होता है नाइट्रोसेलुलोज, एक इसके अंदर होता है ईथर और इथेनॉल का मिक्सचर। हम इसमें क्या करते हैं, ये कोलॉइडेंस है, दिस वन, ठीक। तो हम इसमें क्या करते हैं, ईथर और इथेनॉल दोनों का सॉल्वेंट लेते हैं, दोनों का मिक्सचर लेते हैं और उसके अंदर नाइट्रोसेलुलोज को ऐड कर देंगे। जब नाइट्रोसेलुलोज को इसमें ऐड करेंगे तो उसके बाद और साथ में इसमें एक फोर्थ जो कंपोनेंट होता है वो होता है कैस्टर ऑयल। नाइट्रोसेलुलोज, कैस्टर ऑयल, ईथर और इथेनॉल। तो नाइट्रोसेलुलोज इसमें क्या काम करता है, वो फिल्म फॉर्मिंग का काम करता है। कैस्टर ऑयल इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो जो फिल्म बनती है हमारे स्किन पे, सपोज अगर हमने इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना है, लॉन्ग टाइम के लिए स्किन के कांटेक्ट में रखना है, ताकि तो हमें मतलब स्किन के ऊपर कुछ जैसे वो इरिटेशन या किसी तरह की कोई खिंचाव ना महसूस हो, तो उसके लिए जो है कैस्टर ऑयल यूज करते हैं। सो ये प्रिपरेशंस हम हमेशा एक्सटर्नली अप्लाई होती हैं स्किन के ऊपर। तो कोलॉइडेंस आर द लिक्विड preparations which are used externally on the skin. They can be used for the medicated as well as for the non-medicated purpose. The main component for the preparation of colloidants are nitrocellulose, castor oil, then the mixture of ether and ethanol. Nitrocellulose acts as a film former and castor oil acts to produce the flexibility for the preparation. So this one is a colloidant. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ड्राउट्स। दिस इज द ड्राउट्स। चलिए देखते हैं इसमें हमने ड्राउट्स में क्या है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। ड्राउट्स, ड्राउट्स आर द लिक्विड ओरल मेडिकेटेड प्रिपरेशंस व्हिच आर अवेलेबल इन 1 or 2 डोजेस। ड्राउट्स क्या होते हैं? ड्राउट्स लिक्विड प्रिपरेशंस हैं जिनको हम ऑरली यूज करते हैं, ठीक है। और ये 1 या 2 डोज में ही प्रोवाइड होती हैं कि आप एक जो कंटेनर है उसके अंदर या 1 डोज होगी या 2 डोज होगी, उससे ज्यादा डोज इसकी नहीं प्रोवाइड की जाती। जो ड्राउट है इसका एग्जांपल जैसे आईपी केकुआना एमिटिक ड्राउट। आईपी केकुआना एमिटिक ड्राउट का पर्पस होता है यूज करने के लिए, जैसे सपोज वॉमिटिंग कॉज करनी है, वॉमिटिंग कॉज करना जैसे कोई पॉइजनिंग का केस है, ठीक है, किसी ने पॉइजन ले लिया या उस पॉइजन को बॉडी से निकालने के लिए तो उसमें वॉमिटिंग करवाना एक उसका मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो वॉमिटिंग कॉज करने के लिए हम उसके अंदर ये ड्राउट आईपी केकुआना एमिटिक ड्राउट यूज करते हैं। और भी बहुत सारे ड्राउट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो वो जो ड्राउट्स क्या है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन विच आर अवेलेबल इन द 1 or 2 डोजेस इन द सेपरेट कंटेनर। So this one is an example आईपी केकुआना एमिटिक ड्राउट। आप नेट से अवेलेबल करके और भी इसके अंदर कुछ भी एग्जांपल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 13th डेफिनेशन है हमारी, दैट इज द एलिक्सिस। दिस इज द एलिक्सिस। एलिक्सिस क्या है?
फ्लेवर्ड, क्लियर, क्लियर मतलब ट्रांसपेरेंट प्रिपरेशंस या जिसके हम आर पार देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। फ्लेवर्ड प्रिपरेशन मतलब उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर होगा। ओरल प्रिपरेशन, इसको हम ओरली यूज करते हैं एलिक्सिस को। कंटेन सुक्रोज, सुक्रोज इसमें स्वीटनिंग एजेंट का काम करता है ताकि उसका टेस्ट बना रहे। अल्कोहल 4 to 40%, इसके अंदर अल्कोहल ऐड की जाती है 4 से लेके 40% तक, ठीक है। अल्कोहल का मेन पर्पस ये है कि अल्कोहल जो है आपकी प्रिपरेशन के लिए प्रिजर्वेटिव का काम भी करती है। अगर आपकी प्रिपरेशन में अल्कोहल होगा तो उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। इट मे बी यूज्ड मेडिकली और इट मे बी यूज्ड नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड एलिक्सर में मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है क्लोरफेनिरामिन मैलिएट एलिक्सर्स का, और नॉन मेडिकेटेड में मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है एरोमेटिक एलिक्सर्स का। सो एलिक्सर्स क्या हुए? दीज आर द क्लियर oral preparations which are used for the मतलब किसी भी जैसे कोई मेडिकेटेड प्रिपरेशन है, उस मेडिकेटेड प्रिपरेशन को यूज करने के लिए हम उसको एलिक्सिस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मेन कंपोनेंट इसके अंदर ऐड किए जाते हैं वो सुक्रोज, अल्कोहल और प्लस जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। सुक्रोज का काम है एज अ स्वीटनिंग एजेंट, अल्कोहल विल एक्ट एज अ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट to provide to act as a preservative for the preparation. Elixirs can be used for the medicated as well as for the non-medicated purpose. दोनों पर्पस के लिए elixirs को यूज किया जाता है। मेडिकेटेड पर्पस के लिए जैसे क्लोरफेनिरामिन मैलिएट हो गया, और नॉन मेडिकेटेड में जैसे एरोमेटिक एलिक्सिर्स हो गया। एरोमेटिक मतलब एरोमा, जिसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एनीमास। एनीमास क्या होते हैं? एनीमास के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। दिस वन इज द एनीमास। एनीमास आर द सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, सस्पेंशंस भी हो सकते हैं, और ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस भी हो सकते हैं। सॉल्यूशंस मतलब जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सोल्यूट या सॉल्वेंट प्रॉपर मिक्स है, उसमें आपको क्लियर सॉल्यूशंस बन जाते हैं। सस्पेंशंस होते हैं जिसमें एक आपका सोल्यूट मतलब सॉलिड है, सॉलिड को आपने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, लेकिन वो सॉलिड उसमें पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, तब वो सस्पेंशन होती है। और ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन मतलब दो लिक्विड्स प्रिपरेशन जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सेबल नहीं है, तो उस केस में ये इमल्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है। एनीमास मेनली यूज किस पर्पस के लिए होते हैं? एनीमास यूज होते हैं टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, बाउल मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए हम उसमें एनीमास देते हैं। एनीमास में मेनली जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है ऑलिव ऑयल एनीमा और कैस्टर ऑयल एनीमा का। या जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए और भी बहुत से पर्पस हो सकते हैं इसके, जैसे एंटी हेलमिंथिक। हेलमिंथिक या हेलमिंथियासिस, हेलमिंथिक ये डिजीज है जो गैस्ट्रो जीआईटी की या आपके जो यूटीआई की या जो भी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की डिजीज होती है। ये जो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, हेलमिंथियासिस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। तो उस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए जैसे हम यहाँ क्वेशिया एनीमा यूज करते हैं जिसका एग्जाम्पल है, या एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को किसी भी तरह की प्रॉब्लम को रिमूव आउट करने के लिए जैसे क्लोरल हाइड्रेट एनीमा एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। सो एनीमास क्या है, दोबारा रिपीट करती हूँ। एनीमास आर द सॉल्यूशंस, सस्पेंशन। देखिए कोई भी डोसेज फॉर्म है, किसी भी डोसेज फॉर्म में आपने सबसे पहले ये बताना है कि वो डोसेज फॉर्म एक्चुअली एग्जिस्ट किस फेज में करती है। फेज समझते हैं? फेज मतलब कि वो लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, वो किस फेज में एग्जिस्ट कर रही है। क्या उसको हम मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड दोनों पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। क्या वो उसकी अगर आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं तो आप उसमें एग्जांपल्स दे सकते हो, या उसमें कोई स्पेशल टाइप के इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड करने होते हैं जैसे कोलोइडेंस हैं। कोलोइडेंस में मैंने आपको बताया कि नाइट्रोसेलुलोज है, नाइट्रोसेलुलोज जो है ईथर और इथेनॉल के सॉल्वेंट में ऐड होते हैं। ठीक है, इसके साथ ये तो मतलब जो है डिटेल्स हैं जो आपको ऐड करने ही करने हैं। इसके अलावा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपके हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसी तरह से जो एनीमास हैं, एनीमियास आर द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ द प्रिपरेशंस
used to treat the constipation and which are used to increase the bowel movement on the patient. These can also be used for the मतलब bacterial infection purpose के लिए. For example, quassia is used for the anti-helminthic and chloral hydrate is used as the anti-inflammatory enemas. एनिमल्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो लार्ज डोज में भी अवेलेबल है कि मल्टीपल डोज कंटेनर में, या सिंगल डोज में भी अवेलेबल होते हैं, स्मॉल अमाउंट में भी अवेलेबल होते हैं. तो दीस आर द एनिमल्स. या जैसे एनिमल्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी, तो फर्स्ट स्टेज दैट वाज आल्सो टू गिव द एनीमा. ठीक है, ताकि सो दैट टू क्लीन द एनल पोर्शन या रेक्टम पोर्शन. तो enemas are used for many purposes. Next is the eye lotions. कल मैंने जो आपको एक टॉपिक कवर करवाया था उसमें मैंने आपको करवाया था आई ड्रॉप्स. आईज के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं, ये जिसे रूटीन में आप लोगों ने यूज भी की होंगी. आई ड्रॉप्स हैं, या एक नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पे आएगी आई ऑइंटमेंट्स हैं, या एक जो मैं अभी आपको करवाने जा रही हूँ दैट इज द आई लोशंस. ये तीनों जो यूज आईज के लिए ही होती हैं प्रिपरेशन. आई ड्रॉप्स आर यूज्ड फॉर द एनी एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट टू ट्रीट द एनी टाइप ऑफ एलर्जी इन द आईज. अब आई लोशंस क्या होते हैं? लोशंस मीन्स बाथिंग ऑफ द आई, कि आईज की बाथिंग के लिए, आईज को वॉश करने के लिए. जैसे सपोज आईज के अंदर सब किसी तरह की कोई डर्ट महसूस होती है, या हम उसको सिंपल पानी से आंखों में छींटे मार लेते हैं, बोलते हैं ना ठंडे पानी से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बिकॉज जो वाटर है जो रूटीन में हम टैप वाटर यूज करते हैं दैट्स नॉट स्टेराइल, वो स्टेराइल वाटर नहीं होता. तो दैट वाटर में ऑल्सो कॉज द इन्फेक्शन इन द आईज. तो जितनी भी आईज की, ईयर की, या जो भी प्रिपरेशन इंटरनली यूज होती है हमारी बॉडी में, सारी की सारी स्टेराइल प्रिपरेशन होती है. स्टेराइल प्रिपरेशन का क्या मीनिंग है कि दीज आर द फ्री फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डर्ट. कोई भी डर्ट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे फ्री होती है. सो आई लोशंस दीज आर यूज्ड फॉर द बाथिंग पर्पस ऑफ द आईज. ठीक है, बाथिंग ऑफ द आईज. दीज आर द स्टेराइल एक्वस प्रिपरेशन. स्टेराइल प्रिपरेशन है, फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी टाइप ऑफ द डर्ट. एक्वस प्रिपरेशन मैंने आपको कल भी बताया था कि जितनी भी आई प्रिपरेशंस होती हैं, एक ऑइंटमेंट को छोड़ के आई लोशंस हैं, आई ड्रॉप्स हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यानी वाटर के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं. वाटर के अंदर क्यों प्रिपेयर की जाती हैं ये? क्योंकि आइस के अंदर अगर हम जैसे ऑयली कोई मटेरियल डालेंगे तो ऑयली मटेरियल जैसे सपोज ऑइंटमेंट अगर हम यूज करते हैं तो उसके कारण जो हमारी विजन है वो ब्लड हो जाती है, हमें धुंधला दिखाई देता है. इसलिए हम उसमें एक्वस प्रिपरेशन यूज करते हैं, स्टेराइल एक्वस प्रिपरेशन. दे शुड बी डाइल्यूट विद द वाटर बिफोर यूज. यूज करने से पहले they should be dilute with the water before use. ये जिस तरह से हम गार्गल्स हैं या और लोशंस हैं उनको हम डाइल्यूट करते हैं, इसी तरह से जो आई लोशंस हैं, आई लोशंस को भी विद स्टेराइल वाटर के साथ जैसे उसको डाइल्यूट करना चाहिए यूज करने से पहले. जो इनकी कंटेनर है, पैकेजिंग है, पैकेजिंग में आपको उसके साथ ही स्टेराइल वाटर प्रोवाइड किया जाता है. आई लोशंस कंटेन जो मेनली इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, बफर, सॉल्ट एंड प्रिजर्वेटिव्स. बफर्स किस लिए? बफर्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी का या जो किसी भी चीज का पीएच मेंटेन करते हैं. बफर्स इसलिए हैं ताकि जब ये हमारी आइज के अंदर जाए तो हमारी जो आइज का पोर्शन है, कॉर्निया या कंजक्टिवा या जो भी पोर्शन है, दैट्स वेरी सॉफ्ट. अगर हल्की से भी पीएच डिफरेंट होगी हमारे इंटरनल फ्लूइड के कंपैरिजन में तो इट में आल्सो कॉज द डैमेज टू आवर प्यूपिल. हमारी आइज को डैमेज कॉज कर सकता है. सो बफर इसके अंदर ऐड होता है ताकि इसका हमारी आइज का पीएच मेंटेन रहे. सोल्ट इसके अंदर है फॉर द वॉशिंग पर्पस, और प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रिपरेशन. क्योंकि एक्वस प्रिपरेशन, ठीक है, कोई भी अगर एक्वस प्रिपरेशन होगी, एक्वस मतलब वाटर उसके अंदर अवेलेबल है, और अगर उसमें वाटर अवेलेबल होगा तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं. तो इसलिए इसमें हम प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं. यहाँ एग्जांपल मैंने लिया है सोडियम क्लोराइड आई लोशंस का. ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि जो आई लोशंस हैं, दीज आई लोशंस शुड नॉट बी यूज्ड इन द डैमेज्ड आई. डैमेज मतलब
कि अगर आईज के अंदर किसी भी तरह का कोई घाव है, कोई जख्म है, कोई एलर्जी है, तो उस केस में इसको नहीं यूज करना, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है तो इट विल कॉज द अनटॉलरेबल इचिंग कॉज करेगा आईज के अंदर। सो आई लोशंस आर स्टेराइल एक्वस प्रिपरेशंस which are used for bathing the eye. They may contain buffer salts and preservative. Buffers are used to maintain the pH. Salt they are used for the bathing purpose, and preservatives they are used to prevent the growth in the preparation because it is prepared in the aqueous solution. Eye lotion should be diluted before use and they should not be used on the damaged eye. जितनी भी आई प्रिपरेशन है सबके ऊपर एक डायरेक्शन जरूर लिखी होगी कि दे शुड बी यूज्ड विद इन 30 डेज आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर, कि जब आप कंटेनर को ओपन कर लोगे तो 30 डेज के अंदर ही आपको इस प्रिपरेशन को यूज करना है, अदरवाइज उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस होंगे और इट मे आल्सो कॉज द डैमेज टू योर आई। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज द आई ऑइंटमेंट। आई ऑइंटमेंट क्या है? ऑइंटमेंट मतलब जैसे ऑइंटमेंट का मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कल मैंने आपको एक कैप्सूल्स दिखाए थे, उसमें आइस के लिए जो कैप्सूल थे जो पहले बहुत कॉमन यूज होते थे, टेट्रामाइसिन के कैप्सूल्स जो ग्रीन कलर के थे, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, उसके अंदर जैसे जब हम उसको आगे से कट करके यूज करते हैं तो उसमें क्रीम ऑइंटमेंट निकलती है। तो इसी तरह से आजकल जो ऑइंटमेंट्स हैं, ये ऑइंटमेंट्स नोजल ट्यूब्स के अंदर या कैप्सूल्स के अंदर अवेलेबल है। Mainly the eye ointments they are used also for the treatment of the any inflammation, any allergy, any microbial infection in the eye. They should be the non-irritant. इनका एक पर्पस, इनका एक जो बेनिफिट है आई लोशंस या आई ड्रॉप्स के कंपैरिजन में, these are comparatively non-irritant. Non-irritant मतलब अगर हम आईज में डालते हैं तो उसकी वजह से किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं महसूस होती। इसके अंदर जो मेनली कंपोनेंट्स हम डालते हैं दैट इज पैराफिन, लिक्विड पैराफिन और वुलफेट, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होगा, प्रिजर्वेटिव भी होगा, ताकि किसी भी तरह की कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। एंटीऑक्सीडेंट होगा और एंटी माइक्रोबियल एजेंट होगा। जो आई ऑइंटमेंट्स हैं दीज आर नॉट प्रोवाइडेड ग्रेटर देन इन द 5 ग्राम। कोई भी आप ट्यूब देखेंगे या प्रिपरेशन देखेंगे तो 5 ग्राम से ज्यादा की प्रिपरेशन ये प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि 5 ग्राम से ज्यादा की प्रिपरेशन रूटीन में 30 डेज में यूज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट विल बी द वेस्टेज ऑफ द मेडिकमेंट। These are available in the form of the capsules or the nozzle tubes. कैप्सूल्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे मैंने कल आपको बताया था उसमें टेट्रामाइसिन के कैप्सूल थे, और नोजल ट्यूब्स की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। सो आई ऑइंटमेंट्स आर द नॉन इरिटेंट। एक इसका बेनिफिट है, इसमें पैराफिन, लिक्विड पैराफिन और वुलफेट जो बेसिक कंपोनेंट हम इसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट या जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, it is not provided greater than 5 gram, available in the form of the capsules and the nozzles. अब आई लोशंस या आई ऑइंटमेंट्स या जो भी हम आई ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं, आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट्स के लिए आप कभी भी एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर आपकी आईज के अंदर इन्फेक्शन है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर तो आपकी आईज के अंदर हल्की फुल्की इन्फेक्शन है तो वो आपको ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा, लेकिन अगर उसमें आईज में बहुत सारा स्वेलिंग है, बहुत सारा है, तो उसके साथ वो ऑइंटमेंट्स जरूर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। रीजन क्या है कि जब हम आई ड्रॉप्स आईज में डालते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक परसिस्ट नहीं करती। हम आई ड्रॉप्स डालते हैं, एक ड्रॉप ही रूटीन में डालनी है, लेकिन रूटीन में हम लोग क्या करते हैं 2-2 ड्रॉप्स डालते हैं, जिसकी वजह से वो सारी की सारी मेडिसिन आईज से बाहर निकल जाती है, लॉन्ग टाइम तक कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाती। इसलिए आई ड्रॉप्स का इफेक्ट है कंपैरेटिवली स्लो है एज कंपेयर टू द आई ऑइंटमेंट, क्योंकि ऑइंटमेंट अगर हम डालते हैं तो ऑइंटमेंट दे विल रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉन्टैक्ट विद द आईज, लंबे टाइम तक ये हमारे कॉन्टैक्ट में रहेगी आईज के साथ। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो आई ऑइंटमेंट का इफेक्ट है वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट इज द गार्गल्स क्या होता है? गार्गल्स, जिसको हम हिंदी में गरारे भी बोलते हैं, जब हमारे थ्रोट में किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन हो जाती है
थ्रोट पेन है, टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, तो उस केस में हम गार्गल्स यूज करते हैं। रूटीन में क्या होता है कि जब गले में हल्की फुल्की इन्फेक्शन होती है, वी यूज द सॉल्टेड वाटर फॉर द गार्गल्स, की हल्का ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं हम, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के, सॉल्ट डाल के, वी यूज इट एज द गार्गल्स। रीजन क्या है, जो गार्गल्स का मेन पर्पस क्या होता है कि गार्गल्स को जब हम क्या करते हैं अपने फेरेंक्स के साथ, जैसे उसको 2 या 3 मिनट्स के लिए कांटेक्ट, जितना लंबा टाइम उसको अपने फेरेंक्स में या रख के उसको कांटेक्ट करेंगे, गार्गल्स को यूज करेंगे, तो दैट विल बी द फास्टली इफेक्टिव। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड इट विल डिसॉल्व द म्यूकस प्रेजेंट इन आवर थ्रोट। इसको कि जो सोडियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टी है दैट इज द म्यूकोलिटिक इफेक्ट, ये म्यूकोलिटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। म्यूकोलिटिक मतलब जो म्यूकस है, म्यूकस को ब्रेक डाउन करके, उसको लिक्विफाई करके, इट विल हेल्प टू रिमूव आउट फ्रॉम द थ्रोट। तो एंड दूसरा इट विल आल्सो हेल्प टू ट्रीट द एनी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन। तो सिंपल रूटीन में जो अगर हम फॉर नॉन मेडिकेटेड पर्पस के लिए अगर गार्गल्स यूज कर रहे हैं, दैट इज अ सोडियम क्लोराइड गार्गल्स, इट इज मेनली यूज्ड एज अ म्यूकोलिटिक टू रिमूव द म्यूकस फ्रॉम द थ्रोट। दूसरा जैसे फिनोल गार्गल्स है, पोटेशियम क्लोराइड गार्गल्स हैं, दे आर यूज्ड फॉर द मेडिकेटेड पर्पस। अगर गले में किसी तरह की कोई इन्फेक्शन है या इन द केस ऑफ टॉन्सिलाइटिस, तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट दीज गार्गल्स आर द यूज्ड। तो गार्गल्स दे मस्ट बी द ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब कि इट मस्ट बी द एक्सेप्टेबल, इट मस्ट बी द फ्लेवर्ड, इट मस्ट बी द, इसका जो टेस्ट है इट शुड बी द बेटर, क्योंकि टेस्ट बेटर होगा, फ्लेवर अच्छा होगा, सो दैट वी कैन यूज इट इजीली। इट शुड बी फास्ट एक्टिंग एंड गार्गल्स दे शुड आल्सो बी, जो गार्गल्स अवेलेबल है मार्केट में, दे शुड आल्सो बी डाइल्यूटेड बिफोर यूज विद द ल्यूकवार्म वाटर। तो अराउंड 2 to 3 डेज अगर थ्रोट में इन्फेक्शन है, तो फिनोल गार्गल्स या पोटेशियम क्लोराइड गार्गल्स कैन बी यूज्ड for 2 to 3 days in a day, 2 to 3 days regularly, 3 times in a day, so it can provide a great relief in the throat infection, in tonsillitis, etc. Next definition is the gels. Gels क्या होते हैं? जेल्स जैसे आप लोगों ने कॉस्मेटिक्स में रूटीन में यूज करते हैं, हेयर जेल्स, वो भी एक जेल का एग्जांपल है, या जो बहुत सी मेडिकेटेड प्रिपरेशन भी हैं जो जेल्स की फॉर्म में है। जेल्स आर द सेमी सॉलिड। अब जेल्स की जो फेस कौन सा है, सेमी सॉलिड है। दीज आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस which contain organic और inorganic, organic inorganic दोनों तरह के कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जेल्स मेनली वन फेज सिस्टम और या टू फेज सिस्टम दोनों तरह की हो सकती है। वन फेज सिस्टम में तो क्या होता है कि जब पार्टिकल्स, एक्चुअली 2 चीजें होती हैं, देखिए, एक तो होती हैं पार्टिकल्स जो मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज जिसको हम बोलते हैं, एक होता है सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। जब तो आपके डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर बहुत माइन्यूट साइज के हो जाते हैं, प्रॉपर उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो उसको तो हम बोलते हैं वन फेज सिस्टम। तो उसको हमें आपको टच करके पता ना लगे कि उसके अंदर किसी भी तरह के कोई पार्टिकल्स है, जैसे क्रीम की तरह बिल्कुल स्मूथ है, दैट इज अ वन फेज सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, इसको हम जेल ही बोलते हैं। दूसरा है ट्यूब टू फेज सिस्टम, जिसके अंदर जो पार्टिकल का साइज है कंपैरेटिवली बड़ा होता है, यू कैन फील इट बाय द टच। अगर आप उसको टच करेंगे तो हम उसको फील कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैग्मा। फॉर एग्जांपल जैसे बेंटोनाइट मैग्मा जो है, ये टू फेज सिस्टम का एग्जांपल है। सो जेल्स आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस व्हिच may contain organic and inorganic both type of the component. It is existed in the one phase system as well as in the two phase system. In the one phase system, the particles of the dispersed phase, these are the completely mixed with the dispersion medium, whereas in the two phase system the particles are the very small, particles are the very large and we can feel it by the simple touch, and it is called as the magma. So two phase system का example है bentonite magma, and one phase जो system है उसका जो example है that is the gel. Now the next definition is the glycerin. Glycerin क्या है? Glycerin is the available in the solution or mixture form which must contain not less than
एग्जाम्पल इज द ग्लिसरीन ऑफ थायमोल। ग्लिसरीन की जो अपीयरेंस है, अब जेली लाइक सब्सटेंस है तो इट इज ऑल्सो सेमी सॉलिड इन द नेचर, जो इसका फेज हो गया वो भी सेमी सॉलिड है। सॉल्यूशन या मिक्सचर दोनों फेजेस में अवेलेबल है। हाँ, जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन के अंदर जो कंटेंट है इट शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द ग्लिसरीन, कि 50% तक तो इसमें एटलीस्ट ग्लिसरीन होना चाहिए, बाकी इसके अंदर जो भी व्हीकल है। और इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड दोनों पर्पस के लिए यूज हो सकता है। ग्लिसरीन और थायमोल ये मेडिकेटेड पर्पस के लिए होता है, और बाकी जो ग्लिसरीन है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द डाइल्यूशन। जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे अल्कोहलिक सब्सटेंस है, कोई और है जो वाटर के साथ हम उसको डाइल्यूट नहीं कर पाते, तो उस केस में हम ग्लिसरीन को एज अ फॉर द डाइल्यूशन के लिए यूज करते हैं। तो these are the definitions which are covered in this lecture. Colloidals, draughts. Colloidals are the liquid preparations, draughts are the liquid oral preparations, elixirs are the liquid oral preparations, enemas which are used to remove the constipation, and it is also available in the solution, suspension and oil in water type of the emulsions. Eye lotions are used for bathing the eyes. Eye ointment are used for the medicated purpose. Gargles are used for the throat infection. Gels are used for the medicated and non-medicated, जैसे medicated non-medicated में आप एग्जांपल ले सकते हो हेयर जेल का। और glycerins they are used for the medicated purpose as well as non-medicated purpose in the dilutions. So these are all the definitions which you have to cover in your syllabus. Thanks a lot.